नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु को पढ़ेंगे और चीज़ों से अच्छे से समझेंगे। भारतीय राजनीतिक विचारक में मनु स्मृति को पढ़ना है। मनु स्मृति में जो मनु ने बातें की हैं उनको आपको अच्छी तरह से जानना है। मनु स्मृति और मनु के चिंतन के संदर्भ में आज़ाद भारत में भी और उसके पहले यानी कि आज़ाद भारत के बाद भी और आज़ाद भारत के पहले भी खास तौर पर वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था पर उनके जो विचार रहे हैं उस विचार पर खासा विवाद रहा है पहले से। यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद भी और भारत के आज़ादी के पहले भी बहुत विवाद रहा। इसमें सबसे पहले हम जान लेंगे विवाद 1927 में महान सत्याग्रह के दौरान 1927 में जब सत्याग्रह के दौरान मनु स्मृति को जला दिया गया था, उनका दहन कर दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1927 ईस्वी में सत्याग्रह के दौरान मनु स्मृति को जलाकर राख कर दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सहमित्र या ज्योतिबा फुले का विचार रहा है कि भारत में आज जो जाति व्यवस्था है भले ही मनु ने नहीं की है, भारत में आज जो जाति व्यवस्था है भले ही मनु ने नहीं की है, लेकिन उनके बीच उनकी पुस्तक में जाति व्यवस्था आज भी मौजूद है। ये मानना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके सहमित्र और ज्योतिबा फुले का भी था कि मनु स्मृति में भले ही मनु ने जाति व्यवस्था का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उनके पुस्तक के बीच आज भी जाति व्यवस्था मौजूद है। मनु स्मृति के दहन के बाद कुछ लोग यहाँ तक कहे कि भारतीय संविधान मनु स्मृति को नकार के अंबेडकर स्मृति को अपनाए। कुछ लोगों का मानना था कि मनु स्मृति को हटा के अंबेडकर स्मृति को अपनाया जाए। भारतीय संविधान को रचने में भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका थी, इसलिए आज़ाद भारत ने यह एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि मनु स्मृति में जो विधि विधान है इन विधि विधानों के बजाय वह दूसरे विधि विधानों से संचालित होगा। स्वतंत्र भारत में हिंदू रूढ़िवादियों और अंबेडकर राइटर्स के बीच भी विवाद होते रहे हैं। अब हम थोड़ा सा जान लें कि भारतीय राजनीतिक दर्शन में मनु का रोल। देखिए, भारतीय राजनीतिक दर्शन मनु महानतम कानूनी एवं सामाजिक दार्शनिकों के रूप में विख्यात है। भारतीय राजनीतिक दर्शन में मनु महानतम कानूनी एवं सामाजिक दार्शनिक के रूप में विख्यात थे। मनु के राज्य संबंधी कुछ विचार थे जिसमें दैवीय सिद्धांत, समझौतावादी सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है। जैसे मनु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विचार दिए और उन्होंने कहा उसमें कई चीज़ों को सम्मिलित किया, जैसे राज्यमंडल का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विचार के दौरान उन्होंने सम्मिलित किया। राज्यमंडल का सिद्धांत, उपाय, षड्गुण, राजनयिक व्यवस्था, संपूर्ण हिंदू धार्मिक विधि के दौरान उन्होंने धर्मसूत्र में वेद को सम्मिलित किया। श्रुतियाँ वेद हैं, उनका मानना था कि श्रुतियाँ क्या है, वेद है। और धर्मशास्त्र में स्मृतियों को सम्मिलित किया। उन्होंने कहा कि वेद श्रुतियाँ हैं और स्मृतियाँ क्या हैं, धर्मशास्त्र हैं। स्मृतियाँ जैसे मनु स्मृति जो श्रुतियों से भिन्न हो उसे मनु स्मृति कहते हैं। श्रुतियों में 4 वेद को सम्मिलित किया, 6 वेदांत, श्रुतियों में 4 वेद सम्मिलित हुए
और 6 वेदांत और 108 उपनिषद। मनु के राज्य संबंधी कुछ विचार थे। जैसे मनु ने राज्य का दैवी सिद्धांत जो दिया था, मनु ने राज्य का जो दैवी सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने बताया कि राजा को हमेशा क्या होना चाहिए, एक शक्तिशाली रूप धारण करना चाहिए। राजा जो भी काम करे वो लीगल हो, कोई अनलीगल काम न करे। उनका मानना था कि राज्य मनु है ब्रह्मा प्रजापति, मतलब राजा जो है, राजा में देवों का अंश होता है, राजा में देवों का अंश होता है, चाहे राजा बालक ही क्यों ना हो। अगर बालक ही राजा का रूप धारण करता है तो यानी कि उनमें दैवत्व शक्ति इसमें उत्पन्न होती है। इसलिए राजा को देवों का अंश माना, किसने, मनु ने। भारतीय राजनीतिक विचारक ने निरंकुश राजा की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते थे। मनु ने निरंकुश राजा की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया, उसको नकार दिया। अब सबसे अच्छी बातें जो मनु ने की थी कि राजा को कैसा होना चाहिए, मनु के अनुसार राजा कैसा होना चाहिए। देखिए, मनु ने राजा को बताया कि राजा बगुले के समान होना चाहिए, राजा को सिंह के समान होना चाहिए, राजा को शत्रु दमन के समान होना चाहिए और राजा को खरगोश के समान होना चाहिए। ये किसने कहा? ये मनु ने कहा। जैसे बगुले के समान मतलब क्या, प्रयोजन की चिंता हो कि आगे कौन सा काम कब क्या करना है। राजा को इतनी चिंता हो कि हमें आज जो काम कर लिए अगले दिन हमारा क्या काम होना चाहिए, वो सिस्टम बाय सिस्टम उनको बगुले के समान प्रयोजन की चिंता करनी चाहिए। और राजा को कैसा होना चाहिए, सिंह के समान कैसा होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। और भेड़ियों के समान शत्रु दमन करना चाहिए। और खरगोश के समान, जैसे खरगोश क्या है, शत्रु के घेरे से निकलने के लिए क्षमता रखता है, वैसे ही राजा को अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए सारी तैयारियां करके रखनी चाहिए कि हम अपनी प्रजा को कैसे सुरक्षित रखें, हमारे ऊपर अगर कोई संकट उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण कैसे हम करें। देखिए, सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत और कौटिल्य के, तो जैसे सप्तांग सिद्धांत के बारे में मनु ने कहा है और सप्तांग सिद्धांत के बारे में कौटिल्य ने भी कहा है। दोनों में अंतर बस इतना है कि सप्तांग सिद्धांत में मनु ने स्वामी को सम्मिलित किया, अमात्य को सम्मिलित किया, पुर को सम्मिलित किया, राष्ट्र को सम्मिलित किया, कोश को सम्मिलित किया, दंड को सम्मिलित किया और मित्र को सम्मिलित किया। वहीं पर कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में 2 चीज़ें अलग सम्मिलित की, बाकी 5 चीज़ें तो मनु के समान ही की। जैसे स्वामी, अमात्य, कोश, दंड और मित्र, ये चीज़ें तो सेम सम्मिलित हैं, लेकिन दुर्ग और जनपद यानी कि पुर और राष्ट्र, जो सप्तांग सिद्धांत में मनु ने पुर और राष्ट्र का जिक्र किया है, वही कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग और जनपद का जिक्र किया है। अब हम जानेंगे मैकियावली के विचार क्या थे। देखिए, मैकियावली ने द प्रिंस में कहा है कि राजा को शेर के समान शक्तिशाली तथा लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। उन्होंने बताया, उसके पहले मनु ने भी कहा है कि बगुले के समान प्रयोजन की चिंता होनी चाहिए और सिंह के समान व्यक्ति को राजा को पराक्रमी होना चाहिए और भेड़ियों के समान शत्रु दमन होना चाहिए और खरगोश के समान शत्रु के घेरे से निकलने की क्षमता होनी चाहिए। वही बात किसने कहा? मैकियावली ने कहा कि राजा को शेर के समान शक्तिशाली तथा लोमड़ी के समान चालाक होना चाहिए। आज के दिन बस इतना ही, अगले दिन धन्यवाद।